एपिसोड 561 टू 570। मेरे ऐसे हाल में भी तुम्हें खाना खिलाने का क्या मतलब है? तुम ही हो जो मुझे मजबूर कर रहे हो। नहीं, तुम्हें भोजन पर आमंत्रित कर रहे हैं। विषय से भटकना मत। हैरिस अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सका। उसके पास चुपचाप सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निर्दयी क्रूर रीपर उसके सामने जोर जोर से बोल रहा था। वह विद्रोह करने की हिम्मत कैसे कर सकता था, खास तौर पर जब अर्जुन उससे इतनी आत्मीयता से बात कर रहा था। हैरिस कांपने लगा। अर्जुन उसकी बहुत तारीफ करके उसे और परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वह भी अर्जुन के सामने झुकना चाहता था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, खासकर तब जब वह बच्चा लगातार उसकी तारीफ कर रहा था और इतना उदार था। वह गुस्से में था और उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, बस, बकवास। अंत में, हैरिस की गाली खत्म होने से पहले ही उसने देखा कि अर्जुन अपनी आंखों के कोने से ठंडे तरीके से शराब पी रहा है। वह उस ठंडे व्यवहार और तीखी निगाह को देखकर कांप उठा। तिरस्कार। हाँ, ये तिरस्कार था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई मरा हुआ आदमी हो। हैरिस घबरा गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी गरिमा बचा सकते हो? हम आज यहाँ व्यापार के बारे में बात करने आए हैं। गरिमा। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा और कुर्सी की पीठ पर झुक गया। उसने हैरिस को उदासीनता से देखा और कहा, जब मैं तुम्हें देख रहा हूं तो मुझे तुम्हारे अंदर गरिमा का कोई निशान नहीं दिखता। उफ। वह खून उगलना चाहता था। वह बहुत क्रोधित था। हैरिस अर्जुन को अभी मार डालना चाहता था। क्या यह आदमी उसके घावों पर नमक छिड़कना बंद कर सकता है? हैरिस को इस आदमी को देखकर बहुत बुरा लगा। हालांकि, वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी सारी शिकायतें निगल सकता था। वह बदकिस्मत था और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे यकीन था कि वह उसे हरा नहीं पाएगा। हैरिस ने मुस्कुराहट छिपाए और अजीब ढंग से कहा, मैं पैसों के बारे में बात करना चाहता हूँ। उसने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। जब नीना यहाँ आएगी, तो वह आक्रामक हो जाएगा और उसे पैसे वापस करने के लिए धमकाएगा। हालांकि, हैरिस अब कुछ ज्यादा नहीं कह सकता था। वह केवल मुस्कुरा सकता था और इसे सहन कर सकता था। पैसा? कैसा पैसा? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? अर्जुन ने भ्रमित होने का नाटक किया। उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, हैरिस, यह नीना के आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए पैसा है। क्या हो रहा है? क्या अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है? जब हैरिस ने अर्जुन का उग्र चेहरा देखा, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ और सिर तेजी से हिलाए। अगर उसने इस वीआईपी को नाराज किया, तो उसे जरूर किसी और तरह की यातना झेलनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं बस सोच रहा था कि क्या मैं इसमें से कुछ वापस पा सकता हूं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। हैरिस ने भावनात्मक रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। वह बिल्ली के बच्चे की तरह दुखी दिख रहा था। चूंकि तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है, तो फिर बात करने की क्या बात है? तुम्हारी मौजूदा स्थिति से मेरा क्या लेना देना है? नीना का इससे क्या लेना देना है? अर्जुन ने कहा, नीना अब मेरी दोस्त है। अगर तुमने उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। नहीं, मैं नहीं हूं। मेरी हिम्मत कैसे हुई? हैरिस ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। उसे डर था कि अर्जुन उसे फिर से थप्पड़ मार देगा। उसके कुछ दांत गिर गए थे और जब वह बात कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सीटी बजा रहा हो। हैरिस को लगा कि वह एक तरह के दुख से गुजर रहा है, जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता। उसे लगा कि आज नीना से पैसों के बारे में बात करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम था। वह सिर्फ अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। हालांकि, उसके चाचा कुछ समय बाद ही यहाँ आएंगे। उसे उन्हें रोकने का कोई उपाय सोचना होगा। अगर नहीं, तो वह ये लड़ाई हार जाएगा। तुम ईमानदार दिखते हो, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हें नहीं पीटूंगा। अगर भविष्य में कुछ और करना हो, तो बस मेरे पास आ जाना। नीना से संपर्क करना बंद कर दो। अगर मुझे पता चला कि तुम अभी भी उसे गुप्त रूप से परेशान कर रहे हो या लोगों से उसे परेशान करने के लिए कह रहे हो, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने पलक झपकते ही अपने हाथ में रखे गिलास को टुकड़ों में तोड़ दिया। हैरिस डर गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। उसकी सोच बहुत सरल थी। अभी तो मैं तुम्हें घमंडी रहने दूंगा, लेकिन जब मेरे चाचा यहाँ आएंगे, तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे घमंडी बने रहोगे। जब समय आएगा, तो मैं तुम्हारे सिर पर शौच और पेशाब करूंगा। जब उसने इस बारे में सोचा, तो हैरिस को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ।
उसने अर्जुन और नीना को रोका जब वे जाने वाले थे। उसने कहा, भाई कृपया अभी मत जाओ। तुम पहले से ही यहाँ हो, तो तुम क्यों नहीं बैठ जाते और खाना खाओ। यह नीना के साथ पहले किए गए दुर्व्यवहार के लिए मेरी क्षतिपूर्ति और माफी होगी। नीना हैरान थी। क्या इस कमीने का स्वभाव बदल गया है? ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने उदार होगे। ठीक है, तो मैं नीना की ओर से इसे स्वीकार करूंगा। अर्जुन ने ठहाका लगाया। उसने नीना की ओर हाथ हिलाया और चिल्लाया, नीना, इधर उधर खड़ी मत रहो। आकर बैठो। चूंकि वह हमें भोजन कराने जा रहा है, तो हमें भी अधिक उदार होना चाहिए। नीना ने भौहें सिकोड़ी। वह अर्जुन की गरिमा को कुचलना नहीं चाहती थी। इसलिए वह उसके पास जाकर बैठ गई। हालांकि उसने अपने चिकने और गोरे हाथ से अर्जुन को टेबल के नीचे दबा लिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या योजना बना रहे हो? बकवास बंद करो, खाओ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरिस ने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा। उसने अपने दिल में उन पर गालियां बरसाईं। अब वह नीना से बहुत घृणा करने लगा था। इस कुतिया ने उसके सामने खुद को पवित्र दिखाने का नाटक किया था, लेकिन अब वह किसी दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कितनी घटिया। इसी समय टैक्स हॉल के सामने एक पुलिस कार रुकी। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कार से बाहर निकला। वह लगभग 40 से 50 साल का लग रहा था। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी कमर में हथकड़ी लटक रही थी। उसका चेहरा भी चिकना लग रहा था। वह किसी सरकारी अधिकारी जैसा दिख रहा था। उसने टैक्स हॉल के साइन बोर्ड पर नजर डाली और उस निजी कमरे की तलाश की जिसके बारे में उसके भतीजे ने उसे बताया था। जब उसने दरवाजा खोला, तो वह चौंक गया। क्या हो रहा था? हैरिस और अर्जुन अंदर मौज मस्ती कर रहे थे, जबकि खूबसूरत महिला उनके बगल में चुपचाप बैठी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह पुराने मित्रों का जमावड़ा है। क्या हैरिस ने उसे किले को संभालने के लिए नहीं कहा था? फिर क्या हो रहा था? वह आदमी अंदर आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मेज पर लात मारी। वह चिल्लाया, बेटा, वह कहाँ है? तुम इस तरह कैसे मजे कर सकते हो? क्या तुम ये करना चाहते हो या नहीं? नॉम वेस्ट अपने भतीजे को नीची नजर से देखता था। हालांकि वह आखिरकार उसका भतीजा ही था। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा था। उसने पहले भी कई बार हैरिस की गंदगी को साफ किया था। ये हमेशा छोटी मोटी बातें जैसे कि झगड़े और कोई बड़ी बात नहीं होती थी। दूसरे पक्ष से बात करने के बाद सब ठीक हो जाता था। हालांकि इस बार उनके भतीजे ने उन्हें बताया कि उनके दोनों पैर टूट गए हैं। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा। इसके अलावा उन लोगों ने उनसे 10 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। उसे उसका बदला लेना था। जब हैरिस ने अपने चाचा को देखा, तो वह रोते हुए चिल्लाया, चाचा, चाचा, आप यहाँ हैं। नॉम ने भौहें सिकोड़ी और डांटा। तुम क्यों रो रहे हो? तुम अब बड़े हो गए हो। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? वे कहाँ हैं? हैरिस ने सूंघते हुए अर्जुन को देखा। नॉम अंधा नहीं था, इसलिए उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और चिल्लाया, तुम मेरी तरफ क्यों आंखें बना रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या वे अभी भी यहाँ हैं? हैरिस ने आखिरकार इशारा करके चालाकी से कहा, अंकल, ये वही है। यही वह आदमी है जिसने मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। उसने मुझसे 1 मिलियन भी चुराए थे। अर्जुन ने नॉम को बहुत पहले ही पहचान लिया था। वह एक छोटा सा किरदार था, फिर भी वह सिर्फ इसलिए अवैध काम करता रहा क्योंकि उसके पास थोड़ा अधिकार था। इस बार नॉम दंग रह गया। उसने अपने भतीजे की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ जो शांत दिख रहा था। वह उलझन में था। क्या उसके भतीजे का जन्म के समय सिर पर चोट लगी थी? इस आदमी ने हैरिस के दोनों पैर तोड़ दिए और उससे 10 लाख डॉलर चुरा लिए। लेकिन वह अभी भी उस आदमी के साथ खुशी से शराब पी रहा था और बातें कर रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सही व्यक्ति मिल गया है? नॉम ने उत्सुकता से पूछा। हैरिस नॉम के पास लुढ़क गया और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए बोला, हाँ अंकल, ये वही है। उसे कम मत आंकिए क्योंकि वह जवान दिखता है। वह बहुत क्रूर है। उसने ही मुझे चोट पहुंचाई और मेरे पैर तोड़े। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना होगा और उसे गिरफ्तार करना होगा। उसे 10 साल के लिए जेल में बंद करना होगा। और उससे मुझे कुछ मिलियन डॉलर भी देने के लिए कहना होगा। उस औरत को भी, उसे भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि वह जीवन भर मेरी सेवा करे। जब नॉम ने ये सुना, तो उसने आखिरकार अर्जुन को ध्यान से देखा। उसने कहा, तुम मारपीट और डकैती में शामिल हो। मेरे साथ आओ और इसे समझाओ। वाह, आप मुझे इतनी जल्दी दोषी ठहरा रहे हैं। क्या आप मुझे अपना बचाव करने नहीं देंगे?
क्या आप केवल अपने भतीजे का एक तरफा बयान ही सुनेंगे? अर्जुन ठंडे स्वर में हंसा। सुनने के लिए क्या है? गवाह तो यही है। जब तुम स्टेशन पर हो तो जो चाहो कह सकते हो। नॉम के पास अर्जुन के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं था। उसने अपनी चमकदार हथकड़ी मेज पर पटक दी। उसका अधिकारपूर्ण रवैया विस्मयकारी था। नीना चौंक गई। उसने अर्जुन की बांह पकड़ी और धीमी आवाज में पूछा, कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है ना? क्यों ना हम पैसे लौटा दें? अर्जुन ने उसकी बांह थपथपाए और कहा, क्या होने वाला है? हम बस स्टेशन पर रुकेंगे। मुझे भरोसा है कि कानून लागू करने वाले कर्मचारी निष्पक्ष और नेक हैं। जब उसने ऐसा कहा तो अर्जुन ने मेज के नीचे से एक संदेश भेजा। हे, जब तुम वहां हो तो जो चाहो कह देना। नॉम ने ठंडी हंसी हंसते हुए अर्जुन को हथकड़ी लगा दी। जब तुम स्टेशन पर वापस आओगे तो तुम्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। जब समय आएगा तो मैं जो भी कहूंगा, तुम वही कहोगे, नॉम ने सोचा। हैरिस खुश था। उसने देखा कि नॉम अर्जुन को टैक्स हॉल से बाहर लाकर कार में बैठा रहा था। उसके गाल पर एक गर्म आंसू बह रहा था और उसने मुट्ठी बांधकर कहा, चलो दिखावा करो। स्टेशन पर पहुंचने पर तुम्हें तकलीफ होगी। नीना टैक्स हॉल के प्रवेश द्वार पर ठंडे भाव से खड़ी थी जब उसने नॉम को अर्जुन को ले जाते हुए देखा। उसने अपना फोन निकाला और अपने कॉन्टैक्ट्स देखे। उसने नंबर ढूंढा और डायल किया। हो गया। फोन के दूसरी तरफ से एक हंसी की आवाज आई। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम कभी निराश नहीं करते। जल्दी से जल्दी वापस आओ। मैं बाकी सब संभाल लूंगा। रोहन एक मंद रोशनी वाले कमरे में खड़ा था। जब उसने नीना की बातें सुनी, तो वह खुशी से झूम उठा। वह खुशी से उछल पड़ा। उसके सामने एक बहुत ही हॉट बॉडी वाली महिला खड़ी थी। उसके होंठ चमकीले लाल थे और उसने एक पतली लेसेदार काली ड्रेस पहन रखी थी। वह ताजे अंगूर खा रही थी। यह महिला 30 साल की लग रही थी। उसके आसपास एक शानदार छवि थी और वह आकर्षक दिख रही थी। हालांकि, वह समझ गया था कि वह उसे कभी नहीं पा सकेगा। कोई भी इस महिला को संभालने में सक्षम नहीं था। वह ब्यूटी किलर्स की प्रभारी महिला थी। वह एक भयावह सुंदरता थी। जब भी कोई उसके आसपास हो तो उसे सतर्क रहना पड़ता था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। ये हो चुका है। अचानक, महिला ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज बहुत मीठी लग रही थी। उसने देखा और उसकी आंखों में एक आकर्षक आकर्षण था। रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि मैं खुद को दिखाऊं। वह अपने हाथ में कुछ लेकर खेल रहा था। वह इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। रोहन, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। अर्जुन उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह महिला धीरे से उठी और अपने लाल होंठ हिलाए। उसने एक हल्की सांस ली और कहा, मैं उसे बहुत देर से देख रही हूं और मुझे अभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका नहीं मिल रहा है। तुम बहुत ज्यादा आवेगी हो। अगर तुमने ये गड़बड़ की, तो मालिक खुश नहीं होगा। मार्गोट, तुम इतनी सतर्क कब हो गई? वह कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप का एक यंग मास्टर है। शायद मैं पहले उससे डरता था, लेकिन अब, वह मेरे समय के लायक भी नहीं है। वह तो बस एक कूड़ा कचरा है। रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने हाथ में विस्की का स्वाद लिया। मार्गोट ने आलस से हाथ बढ़ाया और हल्के से हंसी। इस बार तुम बिना सोचे समझे काम कर रहे हो। मैं मालिक को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर बात बाहर चली गई, तो जब मालिक इस बारे में पूछेगा तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। रोहन ठंडे स्वर में हंसा और बोला, मुझे समझ आ गया। इतना कहने के बाद वह जल्दी से उठकर चला गया। रोहन के जाने के बाद, अलौकिक सुंदरी मार्गोट ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसने पूछा, अर्जुन, तुम कौन हो? तुमने गुरु का ध्यान कैसे आकर्षित किया? इधर, रोहन जल्दी से बाहर निकला और अधीरता से अनिका को पुकारा। अनिका, अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? क्यों? अनिका अपने कार्यालय में एक बैठक में थी। जब उसने ये सुना, तो वह बहुत चिंतित हो गई। वह बैठक छोड़कर नीचे भाग गई। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ। तुम मुंबई प्लाजा क्यों नहीं आते? जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें और बताऊंगा, रोहन ने कहा। ठीक है, मेरा इंतजार करो। अनिका के पास सोचने का समय नहीं था। उसका दिमाग अर्जुन की गिरफ्तारी की खबरों में उलझा हुआ था। वापस अर्जुन की ओर। जब उसे वापस थाने लाया गया तो उसे पूछताछ कक्ष में अकेले बंद कर दिया गया। उसे 4 सफेद दीवारों से घेर दिया गया। उसके पीछे, स्वीकारोक्ति में नरमी, प्रतिरोध में सख्ती, लिखा हुआ था। हैरिस को भी नॉम ने ही बुलाया था। आखिरकार, वह पीड़ित था, इसलिए उसे बयान देना था।
जब तक वह सच्चाई को थोड़ा भी तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करता, अर्जुन को निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब भी नॉम को जिद्दी अपराधियों का सामना करना पड़ता था, तो वह उनसे अपराध कबूल करवाने के अपने तरीके अपनाता था। असल में, वह उनसे पूछताछ करते समय बेहद सख्त होता था। हैरिस की बात सुनने के बाद नॉम को एहसास हुआ कि उसके भतीजे ने ही यह सब किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन ने हैरिस के दोनों पैर तोड़ दिए। हालांकि, अब जब वही इस मामले को संभाल रहा था, तो वह जो भी कहेगा, वह मान लिया जाएगा। उसने अर्जुन को कुछ दिनों के लिए बंद करके पीटने की योजना बनाई। फिर, वह उससे पूछताछ करेगा। इसलिए, उसे अर्जुन से बात करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने भतीजे के साथ आराम से समय बिताने का फैसला किया। इसी समय, एक वीर दिखने वाली गर्म शरीर वाली पुलिसकर्मी पूछताछ कक्ष के बाहर प्रकट हुई। सिम्स ब्रेक रूम में थोड़ी देर के लिए झपकी लेने जा रही थी, लेकिन हाल ही में बहुत सारे अपराध हुए और बहुत सारे मामले चल रहे थे, इसलिए उसके पास कोई खाली समय नहीं था। वह पुलिस बल की खूबसूरती थी और डिप्टी कैप्टन भी थी। स्वाभाविक रूप से, उसे दुश्मन की रेखाओं को भेद कर हमला करना होगा। यवेट ने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खटखटाया और अंदर मौजूद अपने सहकर्मी को देखा। उसने पूछा, जैक्सन, उसने क्या किया? क्या उससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है? वह अपनी बुरी आदत पर काबू नहीं रख पाती थी। वह हमेशा अपराधियों के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। यवी, तुम यहाँ क्यों हो? जैक्सन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और यवेटे की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। उसने कहा, नॉम उसे वापस ले आया। उसने कहा कि यह आदमी मारपीट और डकैती में शामिल है। यवेट सभी अपराधियों की दुश्मन थी। वह रिवरडेल में पुलिस बल की स्टार थी। वह मुंबई के सभी युवा पुलिसकर्मियों की भी पसंदीदा थी। वह इतनी कम उम्र में डिप्टी कैप्टन थी। साथ ही, उन्होंने एक प्रसिद्ध सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की थी। इसके अलावा, उनके परिवार की संपत्ति भी काफी अच्छी थी। हमला, डकैती, यवेटे ने भौहें सिकोड़ी। उसने पूछताछ कक्ष में रिकॉर्ड देखे और अर्जुन को घूरा जो छत की ओर देख रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अरे नहीं, यार, फिर से अपना आपा खोने वाली थी। जैक्सन ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। यहाँ हर कोई जानता था कि डिप्टी कैप्टन सिम्स की एक आदत थी। उसे लोगों से पूछताछ करना बहुत पसंद था। वह बुराई से नफरत करती थी और अपराध करने वाले लोगों को अपना दुश्मन मानती थी। हालांकि, नॉम ने कहा कि वह स्वयं इस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहते हैं। यदि उसने इसमें अपनी नाक घुसाने का फैसला किया, तो वह बाद में नॉम को अपनी बात नहीं समझा पाएगा। एवी, नॉम ने कहा कि वह स्वयं इस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है, जैक्सन ने असहाय होकर कहा। यवेटे ने अपनी भौहें उठाईं और बैठ गई। उसने अपनी लंबी उंगलियों से मेज की सतह पर थपथपाया और पूछा, अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने आखिरकार अपना ध्यान खोना बंद कर दिया। उसने अपने सामने देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने एक खूबसूरत पुलिसवाली खड़ी थी। उस पल अर्जुन को लगा कि यहाँ आना इतना भी बुरा नहीं है। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे इतनी हॉट पुलिसवाली देखने को मिली। खास तौर पर उससे निकलती बर्फीली आभा। ये किसी को भी उसके प्रति गहरी श्रद्धा महसूस कराएगी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके नाजुक चेहरे से एक मजबूत महिला का शानदार गुण झलक रहा था। वह सभी दुष्टों से ऐसे पेश आती थी जैसे वे उसके प्राणघातक दुश्मन हों। अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा, मैडम, क्या यह आपके नोट्स में नहीं लिखा है? यवेट सोच रही थी कि क्या उसने उसकी बात गलत सुनी। उसका रवैया कैसा था? जैक्सन भी हैरान था। क्या यह आदमी पागल था? वह ईवी से इस तरह कैसे बात कर सकता था? क्या वह पिटने की कोशिश कर रहा था? ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? तुम्हें यहाँ रहते हुए खुद पर ध्यान रखना चाहिए, यवेटे ने गुस्से से कहा। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी अर्जुन जैसे लोगों का सामना नहीं किया था, जो यहाँ आने के बाद आज्ञाकारी होने से इनकार कर देते थे। उन्हें लगता था कि वे बड़े आदमी हैं, लेकिन अंत में, वे सभी सिर्फ पेप्पा पिग्स थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो? अपना रवैया सुधारो, अगर नहीं, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यवेट जब गुस्से में होती थी तो बहुत प्यारी लगती थी। कम से कम अर्जुन को तो यही लगता था। नाम, उम्र, पता, क्या करते थे? इसके बाद नियमित पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। अर्जुन ने हर बात का ईमानदारी से जवाब दिया। यवेट ने अर्जुन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। उसने गंभीरता और सख्ती से पूछा, तुमने उसे क्यों मारा? अर्जुन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मैडम, आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछ रही हैं कि मैंने उसे क्यों पीटा?
बस मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब दो। इतनी बकवास मत करो, यवेट ने ठंडे स्वर में कहा। अर्जुन ने कंधे उचकाए और सिर उठाकर बहुत देर तक सोचता रहा। उसने जवाब दिया, ये बहुत आसान है। बस जाकर नॉम वेस्ट से पूछो। एक बार पूछ लेने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। कैप्टन वेस्ट। यवेट हैरान थी। उसने जैक्सन की तरफ देखा जो भी उतना ही उलझन में था और पूछा, इसका नॉम से क्या लेना देना है? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूं। बीच में बोलना बंद करो। यवेट को एहसास हुआ कि यह अर्जुन व्यक्ति जानबूझकर उसके सवालों का जवाब देने से बच रहा था। वह इतने सालों से पुलिस में थी, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इतना मोटा चमड़ी वाला और निडर नहीं देखा था। नॉम मुझे यहाँ लाया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, अर्जुन ने मासूमियत से कहा। तुमने किसी की टांगें तोड़ दी और तुम अब भी कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। यवेटे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह आदमी स्पष्ट रूप से मूर्खता का नाटक कर रहा था। तो आप यह नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन ने पूछा। ये क्यों होता है? यवेटे ने भौहें सिकुड़ी और अर्जुन की तरफ देखा। हालांकि वह थोड़ा घमंडी था, लेकिन वह बुरा आदमी नहीं लग रहा था। क्या कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानती थी? हालांकि नोटों से यह स्पष्ट था कि अर्जुन एक हमले में शामिल था। इसके अलावा उसने अन्य लोगों की संपत्ति भी अवैध रूप से हड़प ली थी। दुनिया में क्या चल रहा है? यवेट ने अपनी सहकर्मी की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जैक्सन भी दंग रह गया। उसने अपने रिकॉर्ड पलटे और कहा, यवी मुझे कुछ पता नहीं है। नॉम ने मुझे सिर्फ उसे देखने के लिए कहा था। उसने कहा कि वह बाद में आकर उससे पूछताछ करेगा। यवेट अब और भी ज्यादा उदास हो गई थी। उसके अनुभव ने उसे बताया कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा कुछ है जो तुमने हमें नहीं बताया? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यवेटे अचंभित रह गई। क्यों नहीं? नॉम अभी यहाँ नहीं है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर वह यहाँ नहीं है, तो यह अब उतना दिलचस्प नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि वह अभी कुछ सामग्री तैयार कर रहा है ताकि वह मुझे कुछ सालों के लिए जेल में बंद कर सके। जब अर्जुन ने ये कहा तो वह उदासीन लग रहा था। हालांकि जब यवेट और दूसरे पुरुष सहकर्मी ने ये सुना तो ये बेहद चौंकाने वाला लगा। क्या बकवास कर रहे हो? जैक्सन ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और अर्जुन की ओर आंखें फाड़कर देखा। अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मैं बस सच कह रहा हूं। बकवास। यवेट और पुरुष सहकर्मी चौंक गए जब उन्होंने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो अचानक दरवाजे पर आ गया था। फिर उन दोनों ने आवाज लगाई, नॉम। जो व्यक्ति वहां उपस्थित हुआ वह कैप्टन नॉम वेस्ट था। वह गुस्से में और परेशान दिख रहा था। जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि यवेट अर्जुन से पूछताछ कर रही है, इसलिए उसने जैक्सन को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था। तुम क्या कर रहे हो? जैक्सन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और मासूमियत से देखने लगा। नॉम ने यवेट को उपदेश देने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे असंतुष्ट भाव से देखा। अगर यवेट का परिवार बहुत बड़ा नहीं होता, तो नॉम उसे इतना बर्दाश्त नहीं करता। उसने कहा, सिम्स, जैक्सन नया और अनुभवहीन है, लेकिन तुम हमारी नंबर 1 हो। तुम उसके जैसे किसी को अपने ऊपर हावी कैसे होने दे सकती हो? जब उसने ये कहा, तो उसने अर्जुन को घूर कर देखा। यह आदमी स्टेशन पर आने के बाद भी इतना घमंडी था। वह उसे बाद में सबक सिखाएगा। नॉम, तुम्हारा क्या मतलब है? यवेटे को स्वाभाविक रूप से पता था कि नॉम क्या योजना बना रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शहर सभ्य शहर का खिताब जीतने की कोशिश कर रहा है। ऊपरी प्रबंधन ने हमें प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र की अच्छी देखभाल करने का आदेश दिया है। हम किसी भी बुरी ताकत को बेलगाम नहीं होने दे सकते। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो जब ऊपरी प्रबंधन पूछेगा कि हमें खिताब क्यों नहीं मिला, तो सभी को सजा मिलेगी। हमारे प्रशासनिक क्षेत्रों में अब बहुत सी चीजें हो रही हैं। मिस्टर वॉर्नर ऊपरी प्रबंधन द्वारा उन्हें दिए गए कार्यों को पूरा करने में व्यस्त हैं। उनके पास इस तरह के मामलों को अनदेखा करने का समय नहीं है। नॉम ने बोलना जारी रखा, इसलिए उन्होंने मुझे प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार बनने के लिए कहा। इसलिए मुझे इसका प्रभारी होना चाहिए। यवेटे ने सिर हिलाया और कहा, नॉम, मुझे पता है। नॉम की नज़र यवेट के सुंदर चेहरे पर पड़ी। फिर उसने उसके स्तनों को देखा और बिना किसी निशान के निगल लिया। वह अपने दिल में उत्साहित महसूस कर रहा था। जब उसने कहा, सिम्स, तुम बल में सबसे अच्छी हो। तुम यहाँ हम में से बहुतों से ज्यादा होशियार हो। मिस्टर वॉर्नर और मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं।
साल के अंत में तुम्हें निश्चित रूप से बल के अभिजात वर्ग के रूप में चुना जाएगा। नॉम के लिए यवेट जैसी सुंदरी के प्रति आकर्षित न होना असंभव था। हालांकि अपनी पहचान के कारण वह उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह वह केवल गुप्त रूप से उसके बारे में कल्पना कर सकता था। अब वह था एक अनुभवी वरिष्ठ की तरह काम करना और अपने अनुभवों के बारे में बताकर यवेट को उसके बारे में अच्छा महसूस कराने की कोशिश करना। इस तरह उसे माफ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। तुम थक गए होगे, वापस जाओ और आराम करो। नॉम ने अपना चेहरा घुमाकर कहा। उसके स्वर में चिंता थी। यवेट ने कहा, नॉम, मैंने अपने मामले निपटा लिए हैं, इसलिए मेरे पास कुछ खाली समय है। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रहने दो। नॉम का चेहरा बदल गया। अगर वह मना करता तो वह संदिग्ध दिखता। उसने जवाब दिया, ठीक है। नॉम ने लोहे की कुर्सी को पीछे की ओर खींचा और अपने हाथों में रखे दस्तावेजों को मेज पर पटक दिया। उसी समय उसने गर्मागर्म रोशनी अर्जुन की ओर तान दी। ये सीधे उसके चेहरे पर चमकी। वह चिल्लाया, अर्जुन कपूर, अब हमें सच बताओ। अर्जुन सीधे गर्मागरम रोशनी के सामने था और उसने अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं घुमाया। नॉम को देखते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, नॉम वेस्ट, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? क्या तुम पहले से ही नहीं जानते कि मैंने क्या किया है? तुम मुझे एक निराधार अपराध देने जा रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी इसमें शामिल हो? तुम बेलगाम मूर्ख हो। तुम बकवास से भरे हो। नॉम ने अर्जुन की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, तुम हमें क्या समझते हो? ये कौन सी जगह है? यह ऐसी जगह है जहां सच्चाई और कानून का खास ध्यान रखा जाता है। कुछ भी कहने से पहले तुम्हें सबूत चाहिए। तुमने अभी जो कहा उसके लिए मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। यवेटे ने भौहें सिकोड़ी और नॉम की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। अर्जुन बेहद शांत दिख रहा था। यह आदमी इतना आत्मविश्वासी कैसे था? नॉम से बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि नॉम आज अजीब व्यवहार कर रहा था। क्या इसमें कुछ गड़बड़ थी? तुम जिद्दी होगे, है न? अगर तुम हमें सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें पानी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम जैसे गुंडे को नहीं तोड़ पाऊंगा। यवेटे हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नॉम का स्वभाव इतना खराब होगा। ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। ओह, क्या आप मेरे साथ हिंसक व्यवहार करके मुझसे अपराध स्वीकार करवाने जा रहे हैं, कैप्टन वेस्ट? अर्जुन ने डरते डरते हंसते हुए बोलना जारी रखा, सुंदर मैडम, क्या आप देख रही हैं कि वह क्या कर रहा है? क्या ये कानूनी है? यवेट ने कुछ नहीं कहा। इसे पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ करते समय अपनाई जाने वाली रणनीति में से एक माना जा सकता है। कभी कभी कोई भी बदमाश के साथ विनम्र नहीं हो सकता। नॉम ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और जल्दी ही हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर नहीं, तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन ने नॉम को उदासीनता से देखा। वह निडर दिख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उसकी मुस्कान बहुत उत्तेजक लग रही थी। उनकी मुस्कुराहट में व्यंग्य के भी संकेत थे। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? अर्जुन की व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर नॉम और भी क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। यदि यवेट यहाँ नहीं होती तो वह उस पर झपट पड़ता और इस निडर मूर्ख की पिटाई कर देता। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों ना हम साथ में इंतजार करें? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं? नॉम चिंतित था। यह आदमी इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? नॉम, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इसमें शामिल न हो जाओ। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। उसकी आंखों में ठंडक थी जब उसने कहा, अगर तुमने सच में ऐसा किया तो क्या तुम उस वर्दी के लायक होगे जो तुम अभी पहन रहे हो? क्या तुम्हारा ज़मीर इससे सहमत होगा? तुमने क्या कहा? नॉम गुस्से से लाल हो गया। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसे अपमानित करने की? तुम बस एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुम बस एक चूहे की तरह हो। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। हारा हुआ चूहा, बकवास। नॉम बहुत क्रोधित था। दरअसल अर्जुन आज बहुत बुरे मूड में था, क्योंकि नॉम जैसे असफल व्यक्ति ने उसे यह महसूस कराया कि समाज बर्बाद हो चुका है। जिन लोगों को नागरिक सम्मान की नज़र से देखते थे, वे ही गलत काम कर रहे थे। ईमानदार और अच्छे स्वभाव वाले लोग इस तरह कैसे रह सकते थे? यद्यपि उनमें से बहुत से लोग न्याय के प्रतीक थे, फिर भी उनमें कुछ चूहों की बीट भी थी, जिसने उनके अच्छे नाम को बर्बाद कर दिया।
अर्जुन को लगा कि इन जैसे बदमाशों को बाहर निकाल देना चाहिए। यवेट ने उत्सुकता से अर्जुन की ओर देखा। अगर इस आदमी ने ये कहने की हिम्मत की, तो यह मामला उतना आसान नहीं होगा जितना लगता है। वह गहरी सोच में डूब गई। अब वह भी निष्क्रिय हो गई थी। आखिरकार, नॉम ने कहा था कि वह ही अर्जुन से पूछताछ करेगा। वह बल के नियमों को जानती थी, और उसने बहुत से लोगों को झूठे आरोप लगाते हुए भी देखा था। क्या नॉम को कुछ लाभ मिले थे? क्या इसीलिए वह अर्जुन को बेबुनियाद अपराध के लिए बेतरतीब ढंग से फंसा रहा था? नॉम ने ठंडी हंसी में कहा, मैं 10 साल से पुलिस में हूं और मैंने तुम्हारे जैसे 100 से ज्यादा लोगों को देखा है। तुम अब भी अवज्ञाकारी हो और मुझे बदनाम करने की हिम्मत भी कर रहे हो। तुम सच में तब तक हार नहीं मानोगे जब तक सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो जाती, है ना? ठीक है, मैं अब आपसे आपके केस के बारे में नहीं पूछूंगा। मैं आपको संबंधित अधिकारियों को सौंप दूंगा। नॉम ने अपनी नोटबुक जोर से बंद कर दी और दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अर्जुन पूरे समय बेपरवाह रहा। अब, वह हल्के से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडक की झलक थी। उसने कहा, नॉम, क्या तुम सच में मुझसे और पूछताछ नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जारी रखो ताकि तुम एक अच्छे नागरिक पर झूठा आरोप न लगाओ। जब उसने ये कहा, तो अर्जुन ने अपनी तीव्र इच्छाशक्ति दिखाई। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, नॉम, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बाहर जाने के बाद मुझसे भीख मांगने वापस आओगे तो क्या करोगे? हे, तुम तो बस एक गुंडे हो। तुम्हें इस तरह की बातें कहने का आत्मविश्वास कहां से मिला? मैं ही यहाँ पैंट पहनता हूँ। नॉम को पूरा भरोसा था कि वह अर्जुन पर जो भी अपराध थोपेगा, उसके लिए उसे कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। और उसे दूसरे कमरे में ले आओ। आगे क्या होने वाला है? ये हमारा काम नहीं है। कोई और काम संभाल लेगा। उसके ऐसा कहने के बाद नॉम ने उपहास किया और चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन को एक होटल के कमरे में ले जाया गया। विशाल कमरे में केवल अर्जुन और यवेटे ही थे। यवेट हैरान थी। अर्जुन ने नॉम से इस तरह बात क्यों की? उसने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपने सामने खड़ी इस हॉट महिला को देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन वह नहीं है। मैं अधिकारियों को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे अभी ऐसा करना है। हे लड़के! यवेट को अचानक लगा कि अर्जुन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सत्ता को चुनौती दे रहा है। क्या उसके पास ये शक्ति थी? क्या वह सचमुच ये सोचता था कि वह ही मुख्य पात्र है और लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? उसने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह आज रात उसे देखेगी। वापस रोहन की ओर। मैं उन कामों को पूरा करूंगा जो पिछली बार पूरे नहीं कर पाया था। अर्जुन, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। कैपिटल सिटी में कपूर ग्रुप भी काम नहीं आएगा। रोहन प्रतिशोध में अंधा हो चुका था। वह पूरी तरह से इस बात में व्यस्त था कि अर्जुन को कैसे मारा जाए। वह इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ सकता था? इस बार, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उदास स्वर में कहा, अभी करो। मुझे परवाह नहीं है कि कैसे, लेकिन तुम्हें उसे बाहर लाना होगा और ऐसी जगह पर अपंग बनाना होगा जहां कोई चश्मदीद गवाह न हो। फोन रखने के बाद रोहन के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी। वह इस दिन का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब से अनिका उसकी होगी। अब कोई भी उसे उससे नहीं छीन सकेगा। उसी समय अनिका अपनी कार से बाहर निकली और रोहन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। प्लीज मेरे पति को कुछ मत होने दीजिए। होटल के सामने कुछ लोग तेजी से कार से बाहर निकले। गिरोह का लीडर एक ढीली काली जैकेट पहने हुए था। उसने धुएं का एक छल्ला छोड़ा और कहा, बाद में जल्दी से चले जाना। इसे गड़बड़ मत करना। मालिकों ने इस बारे में बात की थी। एंटोन, इस समय क्या हो रहा है? हम आधी रात को यहाँ आने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या ये कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य है? एक आदमी ने पूछा। उस लीडर का नाम एंटोन था। वह एक ठग था जिसकी एक असाधारण पहचान थी। उसके पास एक अच्छी बैकग्राउंड और बहुत सारे समर्थक थे। उसे हमेशा कुछ गैरकानूनी काम करने के लिए काम पर रखा जाता था। चूंकि वे इस उद्योग में थे, इसलिए उन्होंने इसके उज्ज्वल और अंधकार में दोनों पक्षों में हाथ आजमाया। एंटोन ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस को एक नया काम मिला है। उसने हमें इसका ध्यान रखने को कहा है। इसके अलावा, वह चाहता है कि यह आदमी मर जाए या कम से कम अपंग हो जाए। हम सभी बॉस के गुस्से को जानते हैं। ये काम पूरा होने के बाद सभी को लाभ का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, एंटोन, हम भविष्य में हमारी देखभाल के लिए आप पर निर्भर हैं।
एक अन्य व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए चापलूसी भरे लहजे में कहा। एंटोन ने अपना कंधा थपथपाया और मुस्कुराया। जरूर, अगर यह सब ठीक रहा, तो हम में से हर कोई यह नंबर पा सकता है। तभी एंटोन ने अपनी उंगली उठाई। 100,000। वह आदमी चिल्लाया और एंटोन ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। अपनी आवाज कम करो। एंटोन ने उसे घूरकर देखा और बेशर्मी से हंसा। अंदर जाने के बाद, बस उसे बाहर खींचो। हम यहाँ कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे मुंबई के दक्षिण में परित्यक्त स्टील फैक्ट्री में ले जाएंगे। इन लोगों को तुरंत समझ आ गया। उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए थे, इसलिए उन्हें प्रक्रिया समझ में आ गई। चल दर। उसके ऐसा कहने के बाद वे लोग एक कतार में होटल में घुस गए। होटल में घुसने के बाद उनकी पहचान प्रमुखता से प्रदर्शित की गई। एंटोन का रंग सांवला था और उसकी आंख के कोने पर गहरा निशान था। एंटोन ने ठंडे स्वर में कहा, अभी जो लोग यहाँ आए थे उनका कमरा कहाँ है? लॉबी में अभी ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ 2 रिसेप्शनिस्ट थे। जब उन्होंने इन लोगों को अंदर घुसते देखा तो वे इतने डर गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। एक महिला रिसेप्शनिस्ट उठी और बोली, मुझे पता है। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। उन्हें देखते ही पता चल गया कि ये बुरी खबर है। उसी समय होटल के कमरे के अंदर यवेटे सोफे पर टेबल से टिकी हुई बैठी थी। उसने अपनी बाहें छाती पर रखी हुई थीं। वह आमतौर पर बहुत बेफिक्र रहती थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कैसे बैठी है। जब उसने अर्जुन का घबराया हुआ चेहरा देखा, तो वह जोर से हंस पड़ी। उसने पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? माहौल थोड़ा अजीब था। अर्जुन खांसते हुए बोला, कोई बात नहीं। मुझे प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पानी है? जब योवेट ने ये सुना, तो वह मुस्कुराए और उसे उजागर नहीं किया। इसी समय दरवाजा जोर से धमाके के साथ खुल गया। एंटोन अपने 2 आदमियों को लेकर आया और आक्रामक तरीके से कमरे में घुस आया। यवेटे जल्दी से उठ खड़ी हुई। जब उसने देखा कि वह नहीं जानती कि कौन लोग अंदर घुस आए हैं, तो उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अर्जुन ने देखा और तुरंत समझ गया कि वे यहाँ क्यों आए हैं। जब वह उन तीनों को देख रहा था तो उसकी आंखों में ठंडक थी। वे इतनी जल्दी यहाँ आ गए। इसके पीछे जो व्यक्ति था वह सचमुच बहुत अधीर था। क्या ये गायत्री या रोहन था? अर्जुन ठंडी हंसी हंसा और शांति से वहीं बैठ गया। एंटोन ने यवेटे को देखा और दंग रह गया। उन्होंने कहा, मेरा नाम एंटोन है। मिस्टर हल ने हमें अर्जुन कपूर को ले जाने के लिए कहा था। उसे ले जाओ। यवेट ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हैं? ये लोग गुंडे थे। उनमें गैंगस्टरों जैसी गहरी छवि थी। हम बस मिस्टर हल के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो मिस्टर वॉर्नर से पूछें। एंटोन ने यवेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। एंटोन ने यवेटे को गंभीरता से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला की समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता इतनी खराब होगी। जैक्सन दौड़कर दरवाजे पर आया और यवेटे की बांह पकड़ ली। यवी, वे मिस्टर हल के आदमी हैं। उन्होंने मिस्टर वॉर्नर के साथ सहमति बना ली है। तो क्या हुआ अगर वे मिस्टर हल के आदमी हैं? क्या वे किसी को भी इतनी बेवजह छीन सकते हैं? यवेटे अपना आपा खो रही थी। उसने अपनी बाहें छाती पर रखी और अर्जुन को सामने खड़ी हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो, तो मेरे पास मिस्टर वॉर्नर का मौखिक आदेश लाओ। अगर नहीं, तो इसके बारे में सोचना भी मत। अर्जुन ने यवेट की पीठ को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। इस लड़की के अपने सिद्धांत थे। एंटोन की आंखें काली पड़ गईं। वह यवेट को एक जहरीले सांप की तरह देख रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम यवेट हो। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम हमारे रास्ते में न आओ। मिस्टर हल ने ही यह आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी बाधाओं को दूर करो। उससे छुटकारा पाओ। यह एक बेशर्म धमकी थी। यवेटे का चेहरा उतर गया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने कहा, मैं देखना चाहती हूं कि आज उसे कौन ले जाने की हिम्मत करता है। एंटोन गुस्से में था। उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा साफ झलक रहा था। जब वह भौहें सिकोड़कर हंसा तो उसकी आवाज गहरी थी। यवेट, क्या तुम हमें रोकने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम इस अर्जुन नाम के व्यक्ति को जानती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि वह मिस्टर हल को चाहिए। अगर तुम हमें हमारे आदेशों का पालन करने से रोकती हो, तो मैं तुम्हें पीटूंगा, भले ही तुम्हारी पहचान असाधारण क्यों न हो। यवेटे ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। वह और भी दृढ़ लग रही थी। ये सभी स्थानीय गुंडे थे। उन्हें यहाँ घुसने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें अर्जुन को ले जाने का भी अधिकार नहीं था। हालांकि मिस्टर हल की शक्ति के कारण यवेटे रेखा पार नहीं कर सकी।
उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोक रही हूँ। मैं सिर्फ संबंधित दस्तावेज देखना चाहती हूँ। अगर नहीं, तो मुझे उसे तुम्हें न सौंपने का अधिकार है। यवेट ने ठंडे स्वर में कहा। तो, मैं उसे ऐसे ही तुम्हें नहीं सौंप सकती। अगर तुम उसे ले जाने पर अड़े हो, तो जरूर, तुम जाकर मिस्टर वॉर्नर को बता सकते हो। एंटोन ने जब ये सुना तो वह और भी क्रोधित हो गया। अगर वे अभी वापस गए तो उन्हें मिस्टर हल की गालियों का सामना करना पड़ेगा। अगर उन्होंने बॉस की योजना को बर्बाद कर दिया तो उन्हें भयानक परिणाम भुगतने होंगे। आखिर वे ठग थे। वे इन कर्मचारियों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वे कोई बड़ा हंगामा नहीं कर सके। वह इस हॉट महिला से बहुत प्यार करता था। वह उसके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता था। हालांकि, वह इस महिला से घृणा करता था जो बिल्कुल भी चौकस नहीं थी। उसका चेहरा उदास था और वह हंस रहा था। ठीक है, लेकिन यवेट, तुम्हें समझना होगा कि मिस्टर हल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। अगर तुम हमें रोकती रहोगी, तो हम तुम्हें भी ले जाएंगे। यवेटे ने उपहास किया और अपने हाथ कमर पर रख लिए। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारा मिस्टर हल इतना अराजक है। एंटोन गुस्से में था। उसने यवेट की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे परिवार के ऊपरी प्रबंधन के साथ कुछ संबंध हैं। अब चले जाओ। अगर नहीं, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मिस्टर हल कमजोर नहीं है। उसके ऐसा कहने के बाद एंटोन ने अपने लोगों से अर्जुन को वहां से ले जाने को कहा। यवेटे भी गुस्से में थी। उसने पहले कभी ऐसा बेतुका इंसान नहीं देखा था। उसने उस समय मिस्टर हल के बारे में सुना था और जानती थी कि उच्च प्रबंधन में बहुत से लोगों के साथ उसके संबंध हैं। उसने सुना था कि उसके पास कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। इसी कारण वह फल फूल रहा था। इसके अलावा, वह स्टेशन को अपना घर मानता था। वह जब चाहे आता जाता था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे पार करने की। अब जब उसे अंततः यह अनुभव हो गया, तो यवेट को अंततः समझ आ गया कि वह वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। मैं डर कर बड़ा नहीं हुआ। आप लोगों के पास कोई पद नहीं है और हमें कोई कॉल भी नहीं आया। सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा कहा है, मैं आपको उसे ले जाने क्यों दूं? यवेटे ने अपनी कमजोरी दिखाए बिना ही जवाबी हमला किया। हाँ, यवेटे दिमागहीन नहीं थी। एंटोन अपने आदमियों के साथ घुसने के बाद, वह अर्जुन को ले जाने पर जोर देता रहा। इसका मतलब था कि वाकई कुछ गड़बड़ चल रही थी। दूसरी ओर, यवेटे सिम्स बुराई से उसी प्रकार नफरत करती थी, जैसे कोई अपने दुश्मन से करता है। एंटोन ने गुस्से में यवेटे के खूबसूरत चेहरे की ओर इशारा किया। उसने कहा, यवेटे सिम्स, ये तुम्हें मेरी आखिरी चेतावनी है। क्या तुम उसे सौंप रही हो या नहीं? तो फिर, मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, नहीं। यवेटे निडर थी। वह पहले से ही इस स्थानीय गुंडे को पहचान चुकी थी। इस समय, एक शत्रुतापूर्ण आवाज ने अजीब स्थिति को तोड़ दिया। खांसी, खांसी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अर्जुन लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। वह असहाय दिख रहा था और उसने कहा, एवी, बस उन्हें मुझे ले जाने दो। ये ठीक है। एंटोन की आंखें फड़क उठी और उसके होठों का कोना ऊपर की ओर उठ गया। अचानक उसे लगा कि अर्जुन इतना बेवकूफ है कि वह प्यारा है। यवेट इस बात पर कैसे राजी होती? उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, नहीं। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, इसलिए कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। अगर ऐसा है, तो तुम लोग मुझसे यहाँ जो कुछ पूछना चाहते हो, क्यों नहीं पूछते? तुम लोगों को स्थिति को इतना अशांत क्यों बनाना है? अर्जुन की बेपरवाह आंखों को देखकर यवेटे को लगा कि इस आदमी के दिमाग में कुछ गलत इरादे हैं। हालांकि, उसे नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा था। चूंकि उन्होंने पहले ही यह कह दिया है, तो मैं एक कदम पीछे हटकर उनसे यही पूछूंगा। कैसा रहेगा? एंटोन ने अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ठंडक थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो सही और गलत में अंतर कर सकता है। चिंता मत करो, हम उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। बस कुछ सवाल हैं। यवेट ने अर्जुन को गौर से देखा और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। ये हल कबीले का मामला है। बाहरी लोग इसमें दखल नहीं दे सकते। एंटोन सबसे पहले मना करने वाले व्यक्ति थे। अगर यवेट यहाँ होती, तो वे क्या कार्रवाई करते? यवेटे ने जवाबी हमला करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। यवी, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे इन लोगों के साथ कुछ निजी काम निपटाने हैं। एंटोन ने अर्जुन को देखा और सोचा कि वह मूर्ख लग रहा है।
इसके अलावा उसे ये भी लगा कि वह एक बेवकूफ़ है। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा कि हम कितने क्रूर हैं। यवेटे आखिरकार मान गई। उसने अर्जुन को गौर से देखा और दांत पीस लिए। फिर उसने एंटोन की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि यह हद से आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहने के बाद यवेट कमरे से बाहर चली गई। अंततः जब अर्जुन ने दरवाजा बंद होते देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। एंटोन भी मुस्कुराया। वह बहुत ही भयावह लग रहा था। यवेटे दरवाजे पर खड़ी थी और उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। वह बुदबुदा रही थी, क्या कुछ बुरा होगा? वह अर्जुन के बारे में चिंतित नहीं थी, लेकिन वह कमरे के अंदर हल कबीले के लोगों के बारे में चिंतित थी। ये बहुत अजीब था। यवेट को अचानक तीव्र अनुभूति हुई कि हल कबीले का अंत हो जाएगा। एंटोन ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठ गया। वह शैतानी ढंग से मुस्कुराया। दोनों व्यक्ति विपरीत दिशाओं में खड़े होकर अर्जुन को घेर रहे थे। एंटोन ने अर्जुन को ठंडी निगाहों से देखा और हंसा। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। हमें तुम्हारी जान लेने के लिए नियुक्त किया गया है। अर्जुन ने सिर हिलाया और शांति से उत्तर दिया, मैंने हाल ही में किसी और को नाराज नहीं किया। रोहन ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें भेजा था, है ना? अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया। वे तीनों अचंभित रह गए। एंटोन ने अपनी जैकेट उतारी और अपना शरीर दिखाया। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम बहुत कुछ जानते हो। उसके जैसा चोर कभी नहीं सीखेगा। अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक ठंडक थी। दोस्तों, मुझे दोष मत दो। अगर आप किसी पर दोष लगाना चाहते हैं, तो आपको खुद को दोष देना चाहिए कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान किया है जिसे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। एंटोन ने पलटकर अपने आदमियों को इशारा किया। उसने कहा, उसे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को ढीला करो। हाँ, एंटोन। दोनों ने अपनी गर्दनें चटकाईं और मुट्ठियां भींच लीं। धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंचते हुए उनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। एंटोन ने जो कहा उसके अनुसार अर्जुन को आज यहीं मर जाना चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया जिसे उसे नहीं देना चाहिए था, इसलिए उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ी। अर्जुन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसके चेहरे पर ठंडक बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में भी उदासी की झलक थी। उसने कहा, मुझे डर है कि तुम्हें इसके क्रूर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हे, क्या तुम सोचते हो कि तुम जंगली हो, बच्चे? पकड़ो उसे। एंटोन दहाड़ा। जब दोनों व्यक्तियों ने ये सुना तो वे आक्रामक तरीके से अर्जुन पर टूट पड़े। बाहर वालों को नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। जब तक कोई नहीं मरेगा, तब तक सब ठीक रहेगा। ये हॉल कबीले का आत्मविश्वास था। उन्हें इस बात का भरोसा था कि उनके पास समर्थन है। एंटोन ने गुस्से से ठहाका लगाया। उसकी नज़र में अर्जुन सिर्फ एक पैसे का थैला था। जब तक वह उसे नीचे उतारता, तब तक पैसे अपने आप उसके बटुए में आ जाते। 3 मिनट से भी कम समय में ये बेवकूफ बच्चा निश्चित रूप से जमीन पर घुटने टेक देगा और दया की भीख मांगते हुए उनसे माफी की भीख मांगेगा। हर बार ऐसा होने पर एंटोन को खुद पर गर्व महसूस होता। हावी होने की उसकी चाहत भी अपने चरम पर पहुंच जाती। ये भी कहा जा सकता है कि वह एक मनोरोगी था। हालांकि हालात ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अर्जुन ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और उस आदमी के जानलेवा घूंसे से बच निकला। फिर उसने कुर्सी का सहारा लिया और उछल पड़ा। उसने दूसरे आदमी की छाती पर लात मारी, जो उसकी ओर बढ़ रहा था और मुक्का भी हिला रहा था। उसने तो उसे केवल एक पैर से लात मारी थी। वह व्यक्ति जोर से पीछे की ओर उछला और कमरे के अंदर रखी मेज पर जा गिरा। टक्कर से मेज पलट गई। उस आदमी ने अपनी छाती पकड़ ली और उसका चेहरा लाल हो गया। उसी क्षण उसकी छाती के अंदर उसकी कुछ पसलियां टूट गईं। दूसरा व्यक्ति जिससे अर्जुन अभी अभी बचकर भागा था, वो गुस्से से भौहें सिकोड़ रहा था। फिर उसने अर्जुन को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। अर्जुन ने अपना शरीर दूसरी ओर घुमाया और उस आदमी की जांघ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया। उसने जमीन पर गिरे टेबल लैंप को उठाया और उस आदमी की नाक पर दे मारा। तोड़ो। टेबल लैंप टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्जुन बहुत ही क्रूर था। एक ही बार में उस आदमी की नाक टूट गई। बल्ब के कांच के टुकड़े उसके चेहरे में घुस गए और खून बेकाबू होकर बहने लगा। कमरे में दर्द की चीखें गूंजने लगीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अर्जुन इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं था। वह बहुत गुस्से में था। उसने एक तरफ से सोने का डंडा लिया और उसे जमीन पर पड़े आदमी पर दे मारा। 1 बार, 2 बार,
3 बार। अर्जुन ने ऐसा करते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उस आदमी की कुछ पसलियां तुरंत तोड़ दी। अर्जुन ने इस भयावह दृश्य के बाद केवल एक छोटी सी सांस छोड़ी। उसने उस व्यक्ति को देखा जो फर्श पर बेहोश पड़ा था। उस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था और वह पहचानने लायक नहीं लग रहा था। हे, क्या ये मिस्टर हल के प्रसिद्ध अधीनस्थ हैं? अर्जुन ने पलटकर एंटोन की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने डंडा पकड़ रखा था जिसमें से खून टपक रहा था। एंटोन डर के मारे पीछे हट गया। उसकी भौहें कसकर एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। इस समय उसे एहसास हुआ कि वह शैतान के इलाके में आ गया है। यह आदमी इतना शक्तिशाली क्यों था? वह तो मृत्यु के देवता जैसा था। एंटोन ने खुद से पूछा कि वह इसमें क्यों शामिल होना चाहता है। यह आदमी बहुत क्रूर था। वह उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। अगर वह थोड़ा और क्रूर होता, तो उसके आदमी यहीं मर जाते। एंटोन डर गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। अर्जुन ने एंटोन की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसने कहा, मैं अब तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। 1, इसके पीछे जो व्यक्ति है उसे बुलाओ। उसे बताओ कि यह हो गया है और उसे यहां आने के लिए कहो। असंभव, हम उस व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे जो हमें पैसे दे रहा है। एंटोन जल्दी से चिल्लाया, मुझे पता था कि तुम इस बात से सहमत नहीं होगे। अर्जुन ने ठंडी हंसी में कहा। उसने बोलना जारी रखा, दूसरा विकल्प है कि तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। तुम क्या सोचते हो? इस समय स्थिति बदल चुकी थी। एंटोन पहले जितना घमंडी नहीं था। जब उसने दूसरा विकल्प सुना और उन क्रूर आंखों को देखा, तो एंटोन का पूरा शरीर कांप उठा। वह डर गया था। यह आदमी इतना डरावना क्यों था? उसकी तीखी और तीव्र आभा उसे शैतान जैसा बना रही थी। इस समय, एंटोन को बहुत इच्छा हुई कि वह दौड़कर बाहर जाए और मदद के लिए चिल्लाए। हालांकि, जब उसे याद आया कि यह मिस्टर हल की योजना थी, तो उसने अपना मन बना लिया और अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली। वह इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह काम आ जाएगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और दुष्टता से मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या तुम इतने ताकतवर नहीं हो? फिर से कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी पिस्तौल से ज्यादा तेज हो या नहीं। अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब उसके पास पिस्तौल थी, उसे यकीन था कि अर्जुन उसकी गोली से ज्यादा तेज नहीं होगा। क्या वह सोचता था कि वह जॉन विक है? उसे आज अर्जुन को मारना ही था। नहीं तो वह उन पर अंतहीन विपत्तियां ला देगा। एंटोन इतने सालों से यही काम कर रहा था, इसलिए उसका दिमाग बहुत तेज था। उस पल, उसे पूरी बात समझ में आ गई। वह बुरी तरह हंसा, फिर ट्रिगर खींच दिया। वाह! कोई खिड़की से कूदकर अंदर आया। उसके दाहिने हाथ को ऊपर उठाने पर हवा में एक चांदी की चमक चमक उठी। टकराना, गोली की आवाज। पलक झपकते ही एंटोन को अपनी कलाई में भयंकर दर्द महसूस हुआ। फिर, दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। अत्यधिक पीड़ा के कारण उसके दोनों हाथों की शक्ति समाप्त हो गई और पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अर्जुन वहीं सुरक्षित खड़ा रहा। गोली उसे चूक गई और अर्जुन के पीछे की दीवार पर जा लगी। दीवार में गोली का एक छेद था। आह! एंटोन ने एक भयानक चीख निकाली। एक खंजर उसके दाहिने हाथ में घुस गया था। जब उसने कमरे में दूसरे आदमी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि मामला गंभीर हो रहा है। यह आदमी कौन था जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया? वह इतना क्रूर क्यों था? अर्जुन ने रिक पर ध्यान नहीं दिया जो सोफे पर लाल वाइन का मजा ले रहा था। कोई भी वास्तव में इस आदमी के स्थान को नहीं जानता था। वह हमेशा अपनी मर्जी से आता और जाता था। बात बस इतनी थी कि जब भी अर्जुन खतरे में होता तो वह हमेशा प्रकट हो जाता। अर्जुन एंटोन के सामने चला गया और अपना पैर उठाया। फिर, उसके जूते की नोक एंटोन की ठोड़ी पर लगी। एक जोरदार आवाज के साथ, एंटोन के मुंह से 4-5 दांत बाहर निकल आए। फिर उसने उन्हें खून के साथ फर्श पर थूक दिया। एंटोन के मुंह से खून बहता रहा। लात लगने से उसकी आधी जीभ भी कट गई थी। एंटोन को धातु की गंध और खून का स्वाद महसूस हुआ। उसने अपनी जीभ का एक हिस्सा भी थूक दिया। ये बहुत ही दुर्बल कर देने वाला दर्द था। एंटोन को अपने मुंह में खून का धातु जैसा स्वाद महसूस हुआ। उसकी जीभ में भी भयंकर दर्द हो रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह कांप रहा था। उस समय वह बहुत डर गया था। उसे डर था कि अर्जुन उसे मार डालेगा। आह! एक जोरदार चीख। अर्जुन ने एंटोन को बालों से खींचकर उठाया और उसका सिर दीवार पर पटक दिया। एंटोन का माथा बुरी तरह खरोंच गया और कट से खून बहने लगा। अर्जुन ने फर्श से एंटोन की पिस्तौल उठाई। उसके चारों ओर मौत का माहौल था। उसने पिस्तौल की नोक एंटोन के माथे पर तान दी।
एंटोन बुरी तरह कांप रहा था। इस समय उसे अंततः मौत का खतरा महसूस हुआ। उसके शरीर से झरने की तरह ठंडा पसीना बहने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अर्जुन को देखा जो उसके ऊपर खड़ा था और उसके चेहरे पर बर्फीली अभिव्यक्ति थी। उसने कांपते हुए कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हल कबीले से हूं। मैं मिस्टर हल का आदमी हूं। उसके मुंह और नाक से खून बहता रहा। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। एंटोन जब भी बोलता तो उसके मुंह में बहुत तेज दर्द होता था। अब तो वह साफ साफ बोल भी नहीं पाता था। उसकी कटी हुई जीभ उसे बहुत पीड़ा दे रही थी। वह और उसके दो साथी बुरी तरह से पीड़ित थे। एक की एक लात से कई पसलियां टूट गईं, एक की नाक टूट जाने से वह बेहोश हो गया, और अब एक और व्यक्ति उसके सिर पर पिस्तौल तान रहा था। कमरे के अंदर खून की गंध भरी हुई थी। एंटोन की भयभीत निगाहों के सामने अर्जुन ने धीरे से पिस्तौल रख दी। इससे अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब अर्जुन उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि उसने गलत सोचा। अर्जुन ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। चूंकि उसके मुंह का अंदरूनी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इस थप्पड़ के बाद उसकी जीभ में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द उसकी हड्डियों के अंदर तक पहुंच गया था। तुम लोग सांपों और चूहों का घोंसला हो। उस समय क्लॉस हैरिस ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने उसे नष्ट कर दिया, और अब एक और हल कबीला कहीं से भी आ गया है। अर्जुन नीचे बैठ गया और एंटोन के चेहरे को थपथपाया। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मुंबई उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। अर्जुन की नज़र कुटिल थी। एंटोन के चेहरे पर पश्चाताप और भय साफ झलक रहा था। उसे डर था कि अर्जुन उसे मार डालेगा। वह समझ सकता था कि अर्जुन के चेहरे पर हत्या के इरादे साफ झलक रहे थे। इसके अलावा उसने जो कहा वह भी उसने सुना। वह वही था जिसने क्लॉस को नष्ट कर दिया था। ये कैसे संभव था? एंटोन घबरा गया। उसने अपने सामने खड़े मासूम से दिखने वाले युवक के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी, और डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। वह कौन था? तुम मुझे छू नहीं सकते। मिस्टर हल ऊपरी प्रबंधन के लोगों को जानते हैं। एंटोन ने अपने दांत पीस लिए और प्रतिरोध किया। उसने अपने माथे से खून और पसीना पोंछा। अर्जुन की ठंडक बढ़ती जा रही थी। उसने एंटोन की छाती पर जोर से लात मारी। दबी हुई आवाज दृढ़ और ठोस थी। अर्जुन ने उस किक में अपनी पूरी ताकत लगा दी। किक के बाद एंटोन को लगा कि उसकी कई पसलियां टूट गई हैं। जब भी वह सांस छोड़ता, उसे सीने में असहनीय दर्द महसूस होता। एंटोन ने इस किक के बाद खुद को झींगा के आकार में सिकोड़ लिया। वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर लेट गया। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और ठंडी हंसी के साथ बोला, ओह, दर्द हो रहा है ना? अगर तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम पहला विकल्प चुन सकते हो जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। एंटोन को इतना दर्द हो रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अपनी छाती पकड़ ली और थूकते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। उसने कहा, ओह, मुझे लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।